गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण में पाठ 24 चित्त वर्णन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम चित्तों का वर्णन करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम चित्तों का वर्णन कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चित्त वर्णन एक रचनात्मक लेखन है। चित्त का जो वर्णन करने की कला है उसे रचनात्मक लेखन की श्रेणी में जानते हैं। इससे कल्पना शक्ति, जो हमारी कल्पना शक्ति होती है और जो समझ होता है कि हम किसी विषय को कहाँ और कितना तक समझ पाए हैं, उसका परीक्षण इसमें किया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, चित्त वर्णन अर्थात चित्तों को देखकर उसके प्रत्येक अंगों का, उसके प्रत्येक विशेषताओं का चित्रण करना ही चित्त वर्णन की परिभाषा होती है। अर्थात दिए गए चित्त को देखकर उसका वर्णन करना, उसके प्रत्येक भागों को लिखना और उसके प्रत्येक विशेषताओं को अंकित करना, चित्रण करना चित्र लेखन कहलाता है। ध्यान देने की बात यह है कि चित्त वर्णन कहते हैं, चित्त देखिए, सोचिए, समझिए और लिखिए कि चित्त हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। वह चित्त आपको क्या संकेत देना चाह रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं, इसके बारे में सोचिए, समझिए, कल्पना करिए, तर्क शक्ति लगाइए, फिर उसके बारे में आप लिखिए। चित्त में अंकित प्राणी, प्रकृति, जीव जंतु क्या संदेश दे रहे हैं, किस बात के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। कलम उठाइए और उसको लिखने का प्रयास करिए, लेकिन उसको लिखने से पहले हमें उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। क्या ध्यान देने योग्य बातें होती हैं, क्या उसके लिए हमें ध्यान में रखना चाहिए जिससे हम एक अच्छा सुंदर चित्र लेखन लिख सकें। तो सबसे पहले दिए गए चित्र को ध्यान से देखें, उसके प्रत्येक अंगों को भी ध्यान से देखें कि उस चित्र के माध्यम से क्या दिखाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको क्या दिखाया जाने का प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास को आपको समझने का कोशिश करना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि क्या कहने का तात्पर्य है। दूसरा, चित्त का वर्णन सीधे और सरल तरीकों में करना चाहिए। जो भी चित्त है, उसका जो भी संबंध है, उसका वर्णन आपको सरल और सीधे शब्दों में करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि कोशिश करिए कि अधिकांश वाक्य सरल वाक्य में ही लिखे जाएं। इसके अलावा चित्र में जो भी चित्रण दिखाया गया है, आपको दिया गया है, उन सभी चीजों का आपस में अंतर्निहित संबंध स्थापित करना चाहिए। अर्थात उसमें क्या संबंध है आपस में, उन सभी चित्रों का, उन सभी विवेचनाओं का, उसका तारतम्य बनाए रखना चाहिए। अर्थात उसको एक के बाद एक क्रम में रखे रहना चाहिए। इसके अलावा यह ध्यान देना चाहिए कि उस चित्र के द्वारा क्या कोई संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक पेड़ दे दिया गया, पेड़ का चित्र है, उसे एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से काट रहा है, तो उसका क्या संदेश है। तो आपको समझना चाहिए कि पेड़ बचाओ, प्रदूषण मिटाओ। तो इस तरह से आप कोई भी संदेश क्या दिया जा रहा है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। उसको सोचें, समझें, फिर उसके संदेशों को भी लिखने का प्रयास करें अंत में। इसके बाद वह चित्त वर्णन कितने शब्दों के अंतर्गत करना है, शब्द सीमा का भी खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें भी शब्द सीमा की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है कि जितने शब्द में आपको चित्त वर्णन करने के लिए कहा गया है, दिया गया है, आप कोशिश करें कि उतने ही शब्दों के अंतर्गत आप अपने चित्त वर्णन को पूरा लिखें। तो उम्मीद है कि आप इस प्रकार से अभ्यास करेंगे। तो आइए हम पेज नंबर 191 अपने पाठ्य पुस्तक में जो चित्त वर्णन के लिए अभ्यास का दिया गया है उसे आप स्वयं से खुद से ही लिखेंगे, जिससे आपको चित्र लेखन की कला आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आप इस काम को पूरा करेंगे। धन्यवाद।